Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक प्रियदर्शी एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ाई एट होम। पिछली वीडियो में हमने एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का डिफरेंस देखा था और आज हम चलेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की तरफ। देखो, हम जितने भी न्यूट्रिशन प्रोसेस को सेपरेटली, जितने भी लाइफ प्रोसेस को सेपरेटली, जितने भी लाइफ प्रोसेस को हम पढ़ते जा रहे हैं, उन सभी को हम प्लांट्स में पढ़ेंगे और एनिमल्स में सेपरेटली हम पढ़ेंगे उस चीज़ को। तो आज हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की बारी है और अगली जो वीडियो होगी वो रेस्पिरेशन इन एनिमल पे बेस्ड होगी। ठीक है, तो अब देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, पॉइंट्स के थ्रू चलो। अच्छा, पहले एक चीज और बता देता हूँ कि जनरली जो कंसेप्ट है हमारा कि जो प्लांट्स होते हैं वो CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ये कंसेप्ट 100% सही है। बट अब हम देखेंगे कि हर केस में या हर वक्त ऐसा ही नहीं होता है, क्या चेंजेस होती हैं इस केस में। ठीक है, उस चीज को हम देखेंगे। तो अब चलो, अब मैं पॉइंट्स को डिक्टेट करवाते जाता हूं जो मैंने लिखा है। पहला पॉइंट जो मैंने लिखा है कि प्लांट्स हैव ब्रांचिंग शेप। प्लांट का जो शेप होता है वो ब्रांचिंग शेप में होता है। फॉर एग्जांपल, अगर ये मेरा प्लांट है, चलो यहाँ पे इसके ब्रांचेस हैं, कुछ यहाँ पे इसके ब्रांचेस है, फिर यहाँ पे कुछ इसके ब्रांचेस हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा प्लांट है इसका शेप कैसा आप बोल सकते हो, तो ये ब्रांच मतलब इसमें बहुत सारे ब्रांचेस हैं, तो इसका शेप जो होगा वो ब्रांचिंग शेप होगा। आई थिंक आपका ये पॉइंट क्लियर है। अब देखो, अब मैंने जो अगली पॉइंट लिखी है वो क्या है कि सरफेस एरिया इज लार्ज इज एज कंपेयर टू देयर वॉल्यूम। सरफेस एरिया इज लार्ज एज कंपेयर टू देयर वॉल्यूम, मतलब प्लांट के वॉल्यूम के कंपैरिजन में, ठीक है, प्लांट के वॉल्यूम के कंपैरिजन में उसकी जो सरफेस एरिया होती है वो बहुत ज्यादा होती है। मतलब प्लांट के कंप्लेक्सिटी के कंपैरिजन में ऐसा हम बोल सकते हैं कि प्लांट के कंप्लेक्सिटी के कंपैरिजन में उसकी जो सरफेस एरिया होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो मैंने इसको भी यहां पे लिख दिया। मैं एक बार फिर से इस पॉइंट को दोहरा देता हूं कि सरफेस एरिया इज लार्ज, सरफेस एरिया ऑफ व्हाट, प्लांट। ठीक है, तो सरफेस एरिया इज लार्ज एज कंपेयर टू द वॉल्यूम। ठीक है, चलो अब जो हमारी अगली पॉइंट है वो क्या है कि सो डिफ्यूजन कैन अलोन सप्लाई ऑक्सीजन टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन। अच्छा, एक चीज बताओ, मैंने आपको डिफ्यूजन प्रोसेस बताया था, मैं एक बार फिर से बता देता हूं। अगर ये मेरा एक रूम है, ठीक है, और यहां पे भी एक रूम है, चलो ठीक है, यहां पे हम जैसे 100 जन हैं, 100 लोग हैं, यहां पे हम जैसे 100 लोग हैं, और उतने डॉट मैं नहीं दूंगा, मान लो यहां पे हम जैसे 100 लोग हैं और ये जो रूम है हमारा ये बिल्कुल खाली है, पूरी तरीके से एम्प्टी है। तो हमारा इंटेंशन क्या होगा, हम क्या चाहेंगे कि हम इस रूम से इस रूम की तरफ जाएं, हम यहां से यहां पे आ जाए। क्यों ऐसा हम चाहेंगे? खुद के बेटरमेंट के लिए, ताकि हमें यहां पे कंफर्ट फील हो। ठीक है, कंफर्टेबली हम यहां पे रह सके। यहां पे बहुत दिक्कतें आ रही हैं, क्यों? छोटी सी जगह है और 100 लोग हैं यहां पे, तो इसमें हर एक लोग का ये इंटेंशन होगा कि हम इस रूम में आए, और ये इंटेंशन तभी तक चलेगा जब इसमें और इसमें इक्वल नंबर ऑफ पीपल हो जाएंगे। ध्यान देना बात को कि मानो यहां पे 100 लोग हो गए, ठीक है, और यहां पे अभी खाली हैं, तो यहां से जो लोग हैं वो इधर जाएंगे। ठीक है, इधर जाने की शुरुआत करेंगे, मतलब इधर वो जाना शुरू कर देंगे। लोग तब तक यहां पे जाएंगे जब इस रूम में और इस रूम में उनका नंबर इक्वल नहीं हो जाता। फॉर एग्जाम्पल, लोग कब तक इस रूम में जाएंगे? जब तक इस रूम में उनका नंबर 50 नहीं हो जाता। अगर लोगों का नंबर इस रूम में 50 हो गया तो इस रूम में भी 50 हो जाएगा। समझना बात को, लोगों का नंबर अगर इस रूम में 50 हो गया तो इस नंबर में भी 50 हो जाएगा, दोनों तरफ इक्वल है। ठीक है, अब देखो, अब कोई बंदा अगर सोचेगा 50 होने के बाद, मतलब दोनों रूम में 50-50 हो गया, मैं समझा रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, अब क्या होगा कि मान लो दोनों रूम में 50-50 अगर हो गया, ठीक है, इक्वल हो गया, इक्विलिब्रियम स्टेट में वो पहुंच चुका है। अब कोई बंदा जो है अगर सोचेगा कि मैं चलो फिर मैं इसी रूम में जाता हूं और मैं मैं भी इसी रूम में चला जाता हूं, तो उससे उसको फायदा नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि मतलब जितना कंफर्टेबल हो यहां पे रह पाएगा, उतना कंफर्टेबल हो यहां पे नहीं रह पाएगा। क्यों? रूम की साइज इक्वल है, यहां पे कुल हो जाएंगे 51 और यहां पे रह जाएंगे 49, तो उससे बेहतर है कि यहां भी 50 रहे, यहां भी 50 रहे। ठीक है, ताकि जो लोग होंगे वो इस रूम के भी और इस रूम के भी जो लोग होंगे, ठीक है, उनकी मतलब वो कितने कंफर्टेबल होंगे, तो उनके कंफर्टेबल की जो लेवल होगी, ठीक है, वो इक्वल होगी। ठीक है, वो
कितना कंफर्ट जोन में होंगे वो इस केस में इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहां भी 50 है, यहां भी 50 है। तो आई थिंक अब आपकी डिफ्यूजन प्रोसेस अब आपको समझ में आ गई होगी। अब मैंने तो डिफ्यूजन प्रोसेस को इसके थ्रू बता दिया। अब देखो मैं बस एक लाइन बोलूंगा डिफ्यूजन प्रोसेस में। डिफ्यूजन प्रोसेस में क्या होता है कि जो चीजें हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाती है। कब तक? जब तक वो बैलेंस नहीं हो जाए, ठीक है। तो अब देखो मैंने क्या बोला कि जो प्लांट की शेप होती है, मतलब या कह लो कि जो सरफेस एरिया होती है वो ज्यादा होती है, लार्ज होती है एज कंपेयर टू वॉल्यूम। वॉल्यूम के कंपैरिजन में प्लांट की जो सरफेस एरिया होती है वो क्या होती है? वो लार्ज होती है, जिसके कारण ये जो हमारा डिफ्यूजन प्रोसेस है दैट अलोन कैन सप्लाई ऑक्सीजन टू ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट, ठीक है। That particular diffusion process can alone supply oxygen to all the parts of plant required for respiration. और अच्छा एक बात बताओ कि अगर मैं हम लोगों का एग्जांपल हो, ह्यूमन बींग्स अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, तो उस केस में डिफ्यूजन प्रोसेस जो है उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है, ये आप कह सकते हो, चलो उसमें इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि विद इन टाइम वो ऑक्सीजन हमारे पूरे बॉडी में सर से लेके और टो तक पहुंचा दे। एक एस्टिमेशन किया गया है, एक फैक्ट को एस्टिमेट करा गया है कि अगर डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन हमारे बॉडी में ट्रेवल करता है तो उसको हेड से लेके टो तक जाने में लगभग 3 साल लग जाएंगे, ठीक है। और तब तक पता चला हम लोगों का काम ही खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की जरूरत जो है वो रेगुलर बेसिस पे होती है। ऐसा नहीं कि आज ऑक्सीजन की मदद से फूड को बंद कर लिया गया, आज काम हो गया, फिर अगली बार सीधे 3 साल बाद काम होगा, ऐसा नहीं है। रेगुलर बेसिस पे ऑक्सीजन का जरूरत है, तभी तो हम रेगुलरली ब्रीथ करते हैं, ठीक है। तो आपकी आई थिंक ये प्रोसेस ये पॉइंट जो है वो क्लियर हो चुकी होगी। अब देखो, अब एक और पॉइंट है इसमें कि प्लांट्स में क्या होता है कि जो रेस्पिरेशन होता है वो उनके रूट में भी हो जाता है, स्टेम में भी हो जाता है, लीफ में भी हो जाता है। वो उनके रूट में भी हो जाता है, स्टेम में भी हो जाता है, लीफ में भी हो जाता है। अब हम देखेंगे, अब इन सारे टर्म्स को हम देखेंगे कि भाई ये कैसे हो जा रहा है ऐसा। तो पहले मैंने यहां पे क्या लिखा है कि रेस्पिरेशन एंड रूट्स। अब आप एक चीज पूछोगे कि सर आपने यहाँ पे हल्का सा डैश देखे ये लिखा क्या है, यहाँ पे रूट हेयर लिख दिया आपने, यहाँ पे लेंटिसेल्स और स्टोमाटा लिख दिया, यहाँ पे स्टोमाटा लिख दिया। तो मेरे भाई मैं बताऊंगा, थोड़ा सब्र करो। चलो अब हम आते हैं इस टॉपिक में, रेस्पिरेशन इन रूट्स में। एक बात बताओ कि जब मैंने बताया था कि प्लांट्स जो हैं वो CO2 कैसे लेते हैं, मतलब जब मैं फोटोसिंथेसिस के वक्त जब मैं बता रहा था कि प्लांट CO2 कैसे लेते हैं, वो चीज मैंने बताई थी। फिर मैंने ये भी बताया था कि वो वाटर कैसे लेते हैं सॉइल से, ठीक है। तो उस वक्त मैंने क्या बोला था कि प्लांट्स के जो रूट होते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारा प्लांट का ऊपर वाला पार्ट है और ये हमारा रूट है, इसके एंड में बहुत पतले पतले बहुत थिन रूट हेयर्स होते हैं जो कि सॉइल पार्टिकल के बीच में मौजूद, मतलब सॉइल पार्टिकल के बीच में वो आसानी से मतलब फंसे हुए होते हैं सॉइल पार्टिकल के बीच में। मतलब वो कहने का मतलब है कि वो इतने थिन होते हैं, ठीक है, कि छोटे से छोटे सॉइल पार्टिकल के बीच में भी, मतलब दो छोटा छोटा सॉइल पार्टिकल है उसके बीच में भी ये रह लेते हैं, मतलब उनके बीच में ये फंसे हुए होते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि हमारी मिट्टी जो है, ठीक है, वो वाटर तो कंटेन करती है, साथ ही साथ वो ऑक्सीजन को भी कंटेन करती है। तो यहां पे होगा क्या, यहां पे हो जाएगा हमारा डिफ्यूजन प्रोसेस। अब मैंने बता दिया कि डिफ्यूजन प्रोसेस होता क्या, तो यहां पे हो जाएगा डिफ्यूजन प्रोसेस और रूट हेयर के थ्रू ऑक्सीजन जो है हमारे प्लांट में पहुंच गया। समझ रहे हो बातों को? देखो हुआ क्या, रूट हेयर्स के थ्रू जो हमारा ऑक्सीजन सॉइल पार्टिकल्स के बीच में ट्रैप था वो ऊपर पहुंच गया, प्लांट्स में पहुंच गया। अब प्लांट में पहुंच गया तो प्लांट के सेल को मिल जाएगा वो चीज, ठीक है। फिर रेस्पिरेशन हो जाएगा। फिर रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस क्या होता है, रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस क्या होता है वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे CO2। तो फिर वही, तो वो जो CO2 हमारा बनेगा वो भी इस रूट हेयर के थ्रू ही बाहर आ जाएगा, ठीक है। चलो बस देखो इसमें मतलब बहुत ज्यादा बातें नहीं है, जिसके कारण मैंने बस यहां पे एक एक पॉइंट मेंशन करा है। मैंने इस चीज को इसलिए मेंशन करा है कि इस टॉपिक में, रेस्पिरेशन इन रूट्स वाले टॉपिक में आपको मतलब जो मेन टर्म है, जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है वो रूट हेयर है, या रेस्पिरेशन में लीव्स में स्टोमाटा है, या इसमें लेंटिसेल्स और स्टोमाटा है, ठीक है। तो आप बस अगर इन चीजों को ध्यान पे रखो, अगर रखते हो तो आपको खुद ब खुद चीजें याद पे आ जाएगी, ध्यान पे आ जाएगी,
ठीक है। अब एक और फैक्ट है यार, बहुत फैक्ट है बायोलॉजी में, ये बात तो मान लो। चलो एक और फैक्ट है, ठीक है। अब देखो कि अगर जो प्लांट मतलब लैंड प्लांट्स हैं, ठीक है, जो लैंड प्लांट्स हैं, उनको अगर तुम वाटर लॉक्ड एरिया में बहुत ज्यादा वक्त तक अगर रख दो तुम, तो वो प्लांट खराब हो जाएंगे, ठीक है। देखो कैसे, ये फिर हमारा प्लांट, ये है सॉइल और ये है इसके रूट और यहां पे है इसके रूट हेयर, यहां है सॉइल के पार्टिकल्स। बट ये मैंने क्या बोला कि वाटर लॉक्ड एरिया में अगर लैंड प्लांट को रख दो, इसका मतलब क्या, ऐसे एरिया में, ऐसे सरफेस में जिसके मिट्टी में पानी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर ट्रैप्ड है, ठीक है, उस एरिया में आपने रख दिया। ये कह लो, कहते हैं ना बोलचाल की भाषा में कहते हैं यार यहाँ बहुत पानी लगा हुआ है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या, वो वाटर लॉक्ड एरिया है, वहां की मिट्टी में, वहां के सॉइल पार्टिकल्स में वाटर बहुत ज्यादा अमाउंट में ट्रैप्ड है, ठीक है। तो यहां पे बहुत ज्यादा वाटर है मान लो। अब क्या होगा कि जो हमारे रूट हेयर्स थे उनको सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, जितना उनको मिल रहा था डायरेक्ट एयर से, यहां पे डायरेक्टली एयर था और एयर में से वो ऑक्सीजन ले रहे थे, तो जितना अमाउंट उस केस में मिल रहा था उतना अमाउंट इस केस में नहीं मिलेगा। किस केस में नहीं मिलेगा, जब वाटर लॉग वाला एरिया रहेगा, ठीक है, जब मतलब वाटर लॉगिंग रहेगा, सॉइल पार्टिकल्स के बीच में वाटर बहुत ज्यादा अमाउंट में मतलब पड़ा हुआ रहेगा, बहुत ज्यादा अमाउंट में वहां पे ट्रैप्ड रहेगा, तो जो रूट हेयर होंगे उनको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। अब देखो, अगर ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिलता है तो कौन सा रेस्पिरेशन हो जाता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। मैंने इस चीज को बोला भी था कि जब ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं रहता है तो कौन सा रेस्पिरेशन होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। और एनारोबिक रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट के तौर पे क्या प्रोड्यूस होता है, क्या होता है, प्लांट्स के केस में मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। प्लांट्स के केस में आप बोलोगे सर लैक्टिक एसिड, तो लैक्टिक एसिड एनिमल्स के केस में, मतलब एनिमल्स के केस में जब कभी ऑक्सीजन की कमी आ जाती है तो वो होता है लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन। बट जब प्लांट्स के केस में अगर ऑक्सीजन की कमी आ जाए तो कौन सा मतलब क्या फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, तो वो अल्कोहल होता है, जिसको मिथेनॉल बोलते हैं, ठीक है। तो वो अल्कोहल जो होगा वो हमारे प्लांट को मतलब, तो देखो वाटर, यहाँ पे वाटर लॉगिंग बहुत ज्यादा थी, ठीक है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिली नहीं प्लांट को, जिसके कारण इसने एनारोबिकली रेस्पायर किया एंड एज अ रिजल्ट अल्कोहल प्रोड्यूस हुआ और वो अल्कोहल इस प्लांट को मार देगी। मतलब वो अल्कोहल, उस अल्कोहल के कारण ये प्लांट जो है ये हो जाएगा खत्म, ठीक है। चलो, तो आई थिंक आपकी ये पॉइंट क्लियर है, ठीक है। अब देखो, अब जो हमारा अगला है वो क्या है, रेस्पिरेशन इन स्टेम्स। अब देखो, अच्छा एक बात बताओ कि मैंने एक वर्ड का यूज किया था आई थिंक कि टाइनी पोर्स। टाइनी पोर्स जब हम बोलते हैं उसका मतलब क्या होता है, छोटे छोटे होल्स जनरली, तो उसको हम बोलते क्या है बायोलॉजी के टर्म में, स्टोमाटा। मैंने इस चीज को बताया भी था फोटोसिंथेसिस के दौरान, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, अब देखो कि हर एक पेड़ के स्टेम में स्टोमाटा प्रेजेंट नहीं हो सकता, हर एक पेड़ के स्टेम में स्टोमाटा प्रेजेंट नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्या होगा कि उस केस में क्या प्रेजेंट होता है, लेंटिसेल्स। मैं और अच्छे से बताता हूं, देखो जो हमारे छोटे छोटे पौधे होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं, ग्रीन कलर्ड प्लांट्स होते हैं, जिनको हर्बेसियस मतलब हर्ब्स भी बोला जाता है, ठीक है, हर्बेसियस प्लांट्स जिनके स्टेम जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, ग्रीन होते हैं, उस केस में क्या होता है कि उनके स्टेम में स्टोमाटा प्रेजेंट होता है। तो फिर एज यूजुअल काम होगा, मतलब स्टोमाटा के थ्रू ऑक्सीजन जाएगा रेस्पिरेशन के लिए, रेस्पिरेशन के बाद जो CO2 रिलीज होगा वो फिर स्टोमाटा के थ्रू ही रिलीज हो जाएगा, मतलब डिफ्यूज आउट हो जाएगा, बाहर की तरफ आ जाएगा। बट हर एक प्लांट में, ठीक है, हर एक प्लांट में स्टोमाटा प्रेजेंट नहीं होता है उनके स्टेम में। क्या प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होता है लेंटिसेल्स। जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, ठीक, सॉरी प्लांट नहीं कह लो, यहाँ पे कह लो ट्री, जो बड़े बड़े ट्री होते हैं, ठीक है, तो उनका जो स्टेम होता है वो बहुत हार्ड होता है, ठीक है। मान लो ये पेड़ का स्टेम है, ये पेड़ अभी ऊपर जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा, ठीक है, बहुत ऊंचाई को इसने छू लिया है, ठीक है। तो ये पेड़ बहुत ऊंचा जाएगा, ये हमने उसके स्टेम का एक पार्ट लिया, तो ये जो हमारा सरफेस होता है ये बहुत ज्यादा टफ होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा टफ होता है, ठीक है। तो इस केस में स्टोमाटा प्रेजेंट नहीं होते, स्टोमाटा प्रेजेंट नहीं होते। देखो स्टोमाटा में हो क्या रहा था, तो गार्ड सेल्स थे हमारे,
और वो गार्ड सेल्स जब उसमें उन गार्ड सेल्स में जब पानी आ जाता था तो वो ऐसे हो जाते थे, जब पानी रिलीज आउट मतलब पानी जब बाहर निकल जाता था तो वो श्रिंक कर जाते थे। बट इस केस में मैंने क्या बोला कि ये जो स्ट्रक्चर है ये बहुत ज्यादा टफ है, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो इस केस में ऐसे और ऐसे होने की तो कोई चांसेस ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें तो इस टफ वाले केस में मतलब उन ट्रीज में जिनके स्टेम बहुत टफ होते हैं, बड़े बड़े ट्रीज के एग्जांपल ले लो, तो उस केस में उनके स्टेम्स में एक होल प्रेजेंट होते हैं, उनके बार्क में, उनके छाल में, बार्क इन हिंदी दैट इज छाल जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें एक तरह का होल प्रेजेंट होता है जिसको हम लेंटिसेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लेंटिसेल्स बोलते हैं। तो मतलब बड़े बड़े ट्री के केस में स्टेम का यही वो पार्ट होता है, मतलब स्टेम में यही वो पार्ट होता है जिसके थ्रू ऑक्सीजन गया, फिर रेस्पिरेशन हुआ, फिर जो CO2 रिलीज हुआ वो फिर लेंटिसेल्स के थ्रू ही बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो आपकी ये पॉइंट भी क्लियर हो गई होगी ऐसा लगता है मुझे। चलो अब जो अगली पॉइंट है हमारी वो है रेस्पिरेशन इन लीव्स। लीव्स या ना, हाँ लीव्स। चलो हमने रूट्स में रेस्पिरेशन देख लिया, स्टेम में रेस्पिरेशन देख लिया, अब अगली जो पॉइंट है हमारी वो क्या है, रेस्पिरेशन इन लीव्स। लीव्स का भैया एज यूजुअल लीव्स बोला स्टेम को और रूट को, तुम लोगों को जो करना है करो, मैं तो सिंपल ही रहूंगा या रहूंगी, जो कह लो यार। चलो ये है हमारा लीव्स, ठीक है, ये है हमारा लीव्स, मतलब लीफ है ये, लीव्स तो नहीं, मैंने सिंगल लीफ को लिया है तो ये लीफ है। चलो तो इसमें क्या होंगे, इसमें टाइनी पोर्स प्रेजेंट होंगे, यहाँ 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 यहाँ, ठीक है, इसमें टाइनी पोर्स प्रेजेंट होंगे जिसके थ्रू ऑक्सीजन जाएगा, फिर रेस्पिरेशन होगा प्लांट के सेल्स में, फिर जो CO2 रिलीज होगा वो इस स्टोमाटा के थ्रू ही बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपकी ये पॉइंट भी क्लियर हो चुकी होगी। देखो इस छोटे छोटे टॉपिक में, ये टॉपिक है नहीं एक्चुअली, ये बहुत बड़ा टॉपिक है नहीं, मैंने इसको अलग से मेंशन कर दिया कि चलो मतलब जो भी छोटी बातें होंगी वो भी क्लियर हो जाएंगी आपकी। तो आई थिंक आपकी ये पॉइंट भी क्लियर हो चुकी होगी। और एक बात, अब एग्जाम मतलब पेपर में ऐसा मत करना कि रेस्पिरेशन इन रूट आपको अगर एक्सप्लेन करने को बोले तो आप रेस्पिरेशन इन रूट लिख के और सीधा रूट हेयर लिख के और बस आगे बढ़ जाना, ऐसा मत करना। मैंने ये चीज क्यों बताया, ताकि आपको इस चीज से हमेशा ध्यान पे रहे कि रेस्पिरेशन इन रूट्स में जो मेन इंपॉर्टेंट टर्म है हमारी, या ये कह लो कि जिसका सबसे ज्यादा रोल होता है वो क्या है, रूट हेयर। फिर देख लो कि रेस्पिरेशन इन स्टेम्स अगर आपको पूछे पेपर में कि इसको एक्सप्लेन करिए, तो आप बस रेस्पिरेशन इन स्टेम्स लिख के एरो देके लेंटिसेल्स और स्टोमाटा मत लिख देना, उन चीजों को एक्सप्लेन करना। मैंने ये चीज बस इसलिए लिखा है ताकि आपको बस मतलब जल्दी से जल्दी ध्यान पे आ जाए कि रेस्पिरेशन इन स्टेम्स में जो मेन पॉइंट है हमारा वो क्या है, किससे रिलेट करता है, और उन चीजों को फिर एक्सप्लेन करना है। वैसा ही कुछ केस है रेस्पिरेशन इन लीव्स के मतलब रेस्पिरेशन इन लीव्स में यहाँ पे अगर इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए आपसे पूछा गया है तो आप क्या करना कि बस ये लिख के मत छोड़ देना, मार्क्स कट जाएंगे, चीजों को एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, तो आई थिंक आपकी ये पॉइंट भी क्लियर हो गई। अब जो अगली पॉइंट मैंने लिखी है वो क्या लिखी है कि रेस्पिरेशन अकर्स ड्यूरिंग डे टाइम एज वेल एज एट नाइट इन द केस ऑफ प्लांट। या एनिमल मत मेंशन कर देना, ठीक है, एनिमल मत मेंशन कर देना, वरना पता चला कि बस हो गया, सब किए कराए पे पानी। चलो तो पॉइंट क्या था कि रेस्पिरेशन अकर्स ड्यूरिंग डे टाइम एज वेल एज एट नाइट इन केस ऑफ प्लांट्स। सॉरी एक मिस्टेक हुआ, चलो कोई नहीं। हाँ यार ये तो सही है, मैं इस केस में बोलने वाला था कि ये बस प्लांट्स के केस में इसमें एनिमल्स मेंशन मत करना, ये सही है जो मैंने बोला था यार, कभी कभी हो जाता है। चलो तो ये जो मेरा पॉइंट था कि रेस्पिरेशन अकर्स ड्यूरिंग डे टाइम एज वेल एज एट नाइट, मैंने यहाँ पे क्यों बोला कि प्लांट लिखना वरना गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि मैं यहाँ पे प्लांट्स के रेस्पिरेशन को देख रहा हूँ, तो स्लिप ऑफ टंग वो था। चलो उसको ज्यादा ध्यान पे मत लेना, अब जो मैं बोलूंगा वो देखो कि रेस्पिरेशन अकर्स ड्यूरिंग डे टाइम एज वेल एज एट नाइट। प्लांट्स के केस में अगर हम चीजों को लेके चले तो रेस्पिरेशन जो है वो डे में भी मतलब दिन के वक्त भी होगा और रात के वक्त भी होगा। ठीक है, ये पॉइंट अब भी क्लियर है, इसमें कुछ है नहीं। अब जो अगली पॉइंट होगी इसके थ्रू मैं इसको एक बार और बताऊंगा, क्योंकि उस वक्त आपको समझ में और बेहतर आएगी। तो अगला पॉइंट जो हमारा वो क्या है, फोटोसिंथेसिस अकर्स ओनली ड्यूरिंग डे टाइम इन केस ऑफ प्लांट्स। वैसे भी फोटोसिंथेसिस प्लांट में ही होती है, कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं, बट किस केस में, जब उनके पास क्लोरोफिल हो। तो फोटोसिंथेसिस जो होगा वो दिन के वक्त ही होता है। ठीक है, दिन के वक्त क्यों होता है, फोटो, देखो यहाँ पे टर्म से क्लियर है, ये जो टर्म हमारा फोटो है, ठीक है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, सनलाइट को, और सनलाइट कभी भी रात के वक्त नहीं होती है,
ठीक है, दिन के वक्त ही हमेशा सनलाइट होगा। तो अब चूंकि जो हमारा सनलाइट है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करने के लिए एक मेजर मतलब फैक्टर है, ये कह लो मेजर फैक्टर है, तो उस चीज के बिना तो हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कभी नहीं हो सकता। तो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल जो हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो दिन के वक्त ही होता है। चलो, तो आई थिंक आपकी ये पॉइंट भी क्लियर है। तो अब यहां से आप इस चीज को रिलेट कर रहे होगे कि रेस्पिरेशन को करने के लिए तो सनलाइट नहीं चाहिए, इसलिए ये दिन के वक्त भी हो सकता है और रात के वक्त भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन फोटोसिंथेसिस करने के लिए तो सनलाइट चाहिए, इसलिए ये बस दिन के वक्त ही होगा, ठीक है। अब देखो, चलो अब मैं इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले मैं एक बार इसको पढ़ लूं, फिर मैं खुद से एक्सप्लेन कर दूंगा। यहां मैंने क्या लिखा है कि इन डे टाइम O2 डिफ्यूजेस आउट, हाँ मैंने लिखा है O2 डिफ्यूजेस आउट एंड CO2 डिफ्यूजेस इन। ड्यूरिंग नाइट सॉरी यहां पे आप लिख लो O2, ठीक है। तो ड्यूरिंग द नाइट O2 डिफ्यूजेस इन एंड CO2 डिफ्यूजेस आउट। देखो चीजें यहां पे रिवर्स है, यहां पे O2 डिफ्यूजेस आउट, यहां पे O2 डिफ्यूजेस इन, यहां CO2 डिफ्यूजेस इन, यहां CO2 डिफ्यूजेस आउट। अब देखो, दिन के वक्त हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा, बिल्कुल होगा प्लांट्स में, कुछ ग्रीन बैक्टीरिया में भी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो गया। अब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट्स प्रोड्यूस क्या करते थे, एंड प्रोडक्ट के तौर पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते थे या नहीं, ये बताओ। बिल्कुल करते थे। तो जितना उन्होंने ऑक्सीजन का अमाउंट प्रोड्यूस करा, उससे वो क्या करते हैं, उस अमाउंट में से कुछ ऑक्सीजन का पार्ट, ठीक है, वो खुद रख लेते हैं, प्लांट्स खुद रख लेते हैं। क्यों रख लेते हैं, क्योंकि उनको आगे रेस्पिरेशन करना होता है, ठीक है, और रेस्पिरेशन दिन और रात दोनों टाइम में होती है, ठीक है। तो वो जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उन्होंने प्रोड्यूस करा है फोटोसिंथेसिस के दौरान, ठीक है, तो उसका वो कुछ अमाउंट रख लेते हैं और बचा हुआ अमाउंट वो रिलीज कर देते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में, ठीक है। लेकिन ये तो चलो हो गया। लेकिन अब जो हमारा मतलब देखो, उन्होंने ऑक्सीजन का कुछ पार्ट क्यों रखा, रेस्पिरेशन करने के लिए। अब जो हमारा रेस्पिरेशन जब प्रोसेस हो जाएगा तो उसमें एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा, CO2 बनता है, एंड प्रोडक्ट बिल्कुल बनता है। तो CO2 हमारा एंड प्रोडक्ट बना। उस सारे CO2 को, उस मतलब जितना अमाउंट ऑफ CO2 बना है, प्रोड्यूस हुआ है, उस सारे पूरे के पूरे अमाउंट को प्लांट्स रख लेते हैं, और साथ ही साथ वो एटमॉस्फेयर से या बाहर से, कह लो कि बाहर से कुछ और अमाउंट भी लेते हैं CO2 का, बाहर से वो कुछ और अमाउंट भी लेते हैं CO2 का, ठीक है, जिसकी जरूरत उनको कब होती है, तो फोटोसिंथेसिस के दौरान, ठीक है। और वहीं अब रात के वक्त अगर हम चीजों को देखें तो रात के वक्त क्या होता है कि हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता है, ठीक है, जिसके कारण ये हमारा O2 जो है, ये जो हमारा O2 है, ये रात के वक्त प्लांट्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे। ऊपर वाले मतलब दिन के वक्त तो प्रोड्यूस कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, फोटोसिंथेसिस हो रहा था। लेकिन रात के वक्त वो ऑक्सीजन हमारा प्रोड्यूस नहीं करेंगे, प्लांट्स जो हैं वो रात के वक्त ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करेंगे। क्यों, फोटोसिंथेसिस बस दिन के वक्त होता है, ठीक है, बट रेस्पिरेशन तो दिन और रात दोनों वक्त होता है, जिसके कारण उसको रेस्पिरेशन करने के लिए उनको ऑक्सीजन तो चाहिए। दिन के वक्त क्या कर रहे थे कि जो प्रोड्यूस कर रहे थे उसका थोड़ा सा अमाउंट वो रख लेते थे, बट रात के वक्त तो वो प्रोड्यूस कर ही नहीं रहे, तो उनको चाहिए ऑक्सीजन रेस्पिरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो ऑक्सीजन लेंगे कहां से, बाहर से, एनवायरमेंट से वो ऑक्सीजन ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो, ऑक्सीजन उन्होंने ले लिया, रेस्पिरेशन करा, फिर प्रोड्यूस क्या हुआ, फिर CO2 प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो अब देखो, अब उनको दिन के वक्त रात के वक्त तो उनको फोटोसिंथेसिस करना नहीं है, ठीक है। तो अब क्या होता, पहले केस में हमने क्या पढ़ा था कि दिन के वक्त जब वो रेस्पिरेशन करते हैं तो जो CO2 प्रोड्यूस करते हैं सारे CO2 को वो खुद रख लेते हैं, और इवन बाहर से भी कुछ मतलब इन्वायरमेंट से भी कुछ वो CO2 ले लेते हैं ताकि फोटोसिंथेसिस कर पाए। बट इस केस में क्या, फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं रहा है। तो जितना अमाउंट ऑफ CO2 हमारा प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, जितना अमाउंट ऑफ हमारा CO2 प्रोड्यूस हुआ रात के वक्त रेस्पिरेशन के प्रोसेस के कारण, वो सारा का सारा जो अमाउंट है CO2 का, वो प्लांट्स क्या करेंगे, एनवायरमेंट में रिलीज कर देंगे। तो जो हमारा नेट एक्सचेंज है गैसेस का, ठीक है, वो दिन के वक्त कुछ ऐसा होता है, O2 डिफ्यूजेस आउट एंड CO2 डिफ्यूजेस इन, और रात के वक्त उसका जस्ट अपोजिट होता है कि O2 डिफ्यूजेस इन एंड CO2 डिफ्यूजेस आउट, ठीक है। तो इसी के साथ ये जो हमारा टॉपिक था रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ये खत्म होता है। एक और बात, मैंने क्या बोला कि अगली जो वीडियो होगी हमारी वो रेस्पिरेशन इन एनिमल्स पे बेस्ड होगी। उसके बाद एक मतलब मैं आगे की कुछ बात बता रहा हूं जो मुझे लगा कि इसी वीडियो में मुझे बता देनी चाहिए, कि उसके बाद जो वीडियो बनेगी, मतलब या ये कह लो कि रेस्पिरेशन इन एनिमल्स को खत्म करने के बाद,
ठीक है, मैं एक और टॉपिक से रिलेटेड कुछ बात को बताऊंगा। वो टॉपिक क्या होगा, तो डिफरेंस बिटवीन द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। ठीक है, मैंने कई किताबों में देखा है कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स टॉपिक को एक्सप्लेन करने के दौरान ही उन्होंने रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और रेस्पिरेशन इन एनिमल्स के डिफरेंस को बता दिया, बट मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि इनके डिफरेंस को समझने से पहले आपको प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के रेस्पिरेशन को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने उस चीज को अभी नहीं बताया है। घबराना मत, मैं बता दूंगा, हर एक पॉइंट को मैं बताते जा रहा हूं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी आज की जो वीडियो है वो खत्म होती है। क्या प्लीज लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।